हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष तिवारी एकेडमी। मैं हूँ पूजा और इस चैनल पर हम क्लास 9 to 12 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस हो और कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स चाहते हो तो समझ लो ये चैनल आपके लिए ही बना है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th के होम साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसे आप जाकर देख सकते हो। ये 3 देखना बहुत ज़रूरी है। एंड एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि लगभग क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आपको कोई भी वीडियो दोबारा देखने की नीड नहीं है। एक बार देख लोगे और अगले वीडियो के अंदर कुछ नया भी सीखोगे और आपको रिपीट भी हो जाएगा आपने जो पिछली वीडियो में सीखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं और जिनसे आपका पेपर 60 to 70% कवर होता है। आपके एग्जाम में 60 to 70% क्वेश्चंस यही आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, 4 मार्क्स क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान होने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ से हमारे 4 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या पूछना चाहता है? रोहित अटेंडेड एन ऑफिस पार्टी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड होम ही फाउंड अ स्टेन ऑन हिज शर्ट। रोहित अपने ऑफिस की पार्टी में गया था और जब वो घर पे लौटा तो उसने देखा कि उसकी शर्ट के ऊपर दाग लगा हुआ है। ही वंडर्ड व्हाट काइंड ऑफ स्टेन इट वाज। उसे जानना था कि वो किस प्रकार का स्टेन है। एक्सप्लेन टू हिम द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन्स एंड एक्सप्लेन टू हिम हाउ स्टेन्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये ऑलरेडी हम 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स तीनों की तीनों वीडियो में कम से कम 2 वीडियोस के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। इसीलिए मैं कह रही हूँ सभी वीडियोस को आप एक एक बार भी देख लोगे ध्यान से तो मोर देन इनफ है। कोई नीड नहीं है ज़्यादा मटेरियल पढ़ोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ इसी चैनल को पकड़ो, आप कोई भी एक चैनल पकड़ लो, उनकी वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देख लो, वो मोर देन इनफ है। अगर 3-4 चैनल्स की वीडियोस देखोगे है तो सेम ही क्वेश्चंस, लेकिन सबका समझाने का अलग तरीका होता है। आपको जिसका तरीका समझ आए उसकी वीडियो पकड़ लो आप, उसके आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी। हाँ जी, तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टेन्स जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कॉमन है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके कपड़ों पर दाग लग जाना, पार्टीज़ पर, इवेंट्स पर। स्टेन स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ क्लॉथ्स। स्टेन लगने से हमारे कपड़ों का जो अपीयरेंस है वो ख़राब होता है। और जब हम स्टेन को, दाग को निकाल देते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टाइप ऑफ स्टेन इट इज़। हमें पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार का दाग है। ठीक है, और इस हर किसी का एक अलग रिमूवल मेथड होता है। हाँ जी, देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन्स, ऑयल एंड ग्रीस स्टेन्स। ठीक है, सच आर दोज बाय घी, ऑयल, बटर। भाई ऑयली चीज़ होगा जैसे कि बटर है, घी है, ऑयल हो गया। ठीक है, ये हमारे कपड़ों पर ग्रीसी स्टेन होता है, ये हमारे कपड़ों को ग्रीसी बना देता है। सेकेंड इज कलर्ड स्टेन, सॉरी भाई उस रंग बिरंगा कोई भी दाग लग जाए, ठीक है, तो उस प्रकार का वो स्टेन होता है। जैसे कि आपका सॉफ्ट ड्रिंक का लग गया, इंक, हल्दी लग गई थोड़ी बहुत। ठीक है, हाँ जी, तो यही। और प्रोटीन स्टेन यानी कि दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़, अंडा, दूध, ब्लड, ये सब चीज़ें जो है ना सूखने के बाद आपके कपड़े को बिल्कुल टाइट बना देती है। ठीक है, तो हाँ जी, और ये जो कलर्ड स्टेन होते हैं ये जाने के बाद आपके कपड़े के ऊपर रंग छूट जाता है, वो कलर रह जाता है आपके कपड़ों पर। मिनरल एंड केमिकल स्टेन्स सच एज रस्ट, स्वेट, फ्रूट एंड मेडिसिन स्टेन्स विच पेनिट्रेट डीप इनटू द फैब्रिक फाइबर्स। अब ये जो मिनरल और केमिकल स्टेन्स हैं ये आपके कपड़े की बहुत गहराई में चले जाते हैं, इसीलिए इनको रिमूव करना आसान नहीं होता है। ठीक है, वैसे तो 6 टाइप के स्टेन्स होते हैं। ठीक है, हाँ जी, सो योर फर्स्ट स्टेन इज ऑयल एंड ग्रीस स्टेन्स,
दूसरा होता है प्रोटीन स्टेन, तीसरा होता है टैनिन स्टेन्स, चौथा होता है डाई स्टेन्स, पांचवा होता है मड एंड डस्ट स्टेन्स, एंड छठा होता है कॉम्बिनेशन स्टेन। लेकिन मेनली आपकी बुक के अंदर ये 4 दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप इन चारों को ही मेंशन करेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम, जितना जितना आस्क किया गया उतना ही लिखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 पेज और मैक्स टू मैक्स 1.5 पेज, मतलब कि 1.5 पेजेस, एक पूरा पेज और एक आधा पेज मोर देन इनफ है 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे 4 टाइप के स्टेन्स होते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऑयली स्टेन्स अपीयर ट्रांसपेरेंट एंड मेक द फैब्रिक फील ग्रीसी। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और आपका जो कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, चिकनाहट बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, ठीक है। कलर्ड स्टेन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज देयर कलर। पानी में भिगोने के बाद जो कलर्ड स्टेन है वो अपना रंग छोड़ देते हैं। प्रोटीन स्टेन बिकम डार्कर विद हॉट वाटर। प्रोटीन जो स्टेन है वो गर्म पानी में डालने के बाद वो और ज़्यादा उसका डार्क कलर हो जाता है। दस द टाइप ऑफ स्टेन कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू डिफरेंट टेस्ट्स। देखो, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, आप चाहो तो लिख सकते हो, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, बट ये कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई नेसेसरी नहीं है आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने का, लेकिन अगर आप इंप्रेशन अच्छा करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। मोहन वॉज हैविंग डिफिकल्टी वॉकिंग। मोहन को चलने में दिक्कत हो रही थी। ही कंसल्टेड अ डॉक्टर। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट दिस वॉज ड्यू टू कंज्यूमिंग अडल्ट्रेटेड ग्राम दाल, चिकपीस, लेंटिल्स। तो उन्होंने जो है चिकपी दाल को हम चना दाल भी कह सकते हैं, ठीक है, तो उन्होंने अडल्ट्रेट चना दाल खा ली थी। नेम द अडल्ट्रेंट प्रेजेंट इन द ग्राम दाल। चना दाल के अंदर कौन सा अडल्ट्रेंट मिलाया गया है? राइट 2 सिम्टम्स ऑफ कंज्यूमिंग अडल्ट्रेट दाल। राइट 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोहन रिगार्डिंग द मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। अब उसे क्या एक्शन उसको लेना चाहिए वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। फूड अडल्ट्रेशन यानी कि खाने के अंदर मिलावट करना हैज़ बिकम अ सीरियस सोशल प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट टाइम्स। Traders with the aim of making a profit mix harmful substances in food. खाने के अंदर खतरनाक चीज़ें वो मिलाते हैं प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे दूध है, ठीक है, आपके पास 5 लीटर दूध है, ठीक है, लेकिन आपको पैसा ज़्यादा कमाना है। अब 5 लीटर दूध अगर आप प्योर दूध बेचोगे तो आपके सिर्फ एक दिन में 500 रुपये बनेंगे, लेकिन अगर आप इस 5 लीटर दूध को 8 लीटर दूध बना दो तो आपको 300 रुपये फालतू मिलेंगे, 800 रुपये आपके हो गए। तो ये फ़ायदा करने के लिए इसके अंदर, दूध के अंदर क्या करेंगे? पानी मिला देंगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अडल्ट्रेंट मिलाए जाते हैं ताकि जो दाल है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा बिके। जितनी क्वांटिटी उन्होंने खरीदी थी, अगर उन्होंने 50 रुपये की दाल खरीदी है तो वो चाहते हैं कि वो जो है उसी दाल का 140 रुपया कमाए, ठीक है, ये ऐसे वो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। विच एडवर्सरी अफेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स। एडवर्सली बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है कस्टमर्स की हेल्थ के ऊपर। द डिफिकल्टी मोहन वॉज एक्सपीरियंस इन वॉकिंग इज लाइकली ड्यू टू द कंज्यूमिंग अडल्ट्रेट ग्राम दाल। नेम ऑफ द अडल्ट्रेट इन द ग्राम दाल, क्या अडल्ट्रेट डाल सकते हैं वो? Lathyrus sativus. Lathyrus sativus यानी कि खेसरी दाल, which resembles ग्राम दाल in appearance and is extremely harmful to human health. खेसरी दाल जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होती है, जिसको Lathyrus sativus भी कहते हैं, ठीक है। ये नाम याद रखना ज़रूरी है, नाम याद रख लेना आप। 2 सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स होते हैं? वीकनेसेस एंड पैरालिसिस लाइक कंडीशन डेवलप्स इन लेग्स। पैरों के अंदर जान ना रहना, पैरालिसिस वाली जो है पैरालिसिस वाली कंडीशन आ जाना, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू वॉक, उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। मसल पेन, आपकी मसल्स के अंदर दर्द होना, पैरों में दर्द होना। नमनेस इन द लोअर बॉडी, आपका जो नीचे का शरीर है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। लॉस बैलेंस एंड ऑल्सो मेजर सिम्टम्स। What responsibility of Mohan regarding the misleading information? क्या होनी चाहिए? It is Mohan's duty to inform his family, neighbors and the food safety department about the adulterate दाल. उसका ये एक ड्यूटी बनता है कि वो अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को अडल्ट्रेट दाल के बारे में कंप्लेन करे, सबको बताए। हालांकि
ये सब लोग भी मिले हुए होते हैं और अगर नहीं मिले हुए तो वो पैसे ले लेते हैं। एनीवेज, वो ड्यूटी आपकी है कि आप अपना काम ज़रूर करो। ही शुड ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अमंग अदर्स सो दैट नो वन एल्स फॉल्स विक्टिम टू सच टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। और इस तरह की अडल्ट्रेशन आप क्या कर सकते हो, आप उस दुकानदार को बैन कर सकते हो कि जिससे मोहन ने वो दाल खरीदी थी, वहाँ पर उस दुकानदार का नाम फेमस कर दो कि इसके पास से आपने कोई भी सामान नहीं लेना है। और इसी डर के मारे हर कोई जो है ऐसी घटिया प्रोडक्ट्स को बेचना बंद कर सकता है, लेकिन ये सबको करना पड़ेगा। Mention the social characteristics of adolescence. Adolescence is a crucial stage of life in which the process of transition from childhood to adulthood begins. आप बच्चे से आप बॉडीली मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं, आप शरीर से मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम adolescent experiences rapid physical, mental and social changes. बहुत ही जल्दी और बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। द पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सोसाइटी, समाज की हमारे मन में सोच है वो बदल जाती है, ठीक है, हम उनके बारे में अलग सोचने लगते हैं। एंड दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग, और वो अपनी सराउंडिंग से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपके दोस्त क्या सिखाते हैं, आपके दोस्त किस प्रकार के हैं, ठीक है, आपके ओपिनियंस, आपकी सोच वैसी हो जाती है, ठीक है। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो वो इन्हीं बच्चों के लिए है, एडोलसेंट्स के लिए। डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, इस स्टेज में बच्चों उनको टीनेजर्स को, एडोलसेंट्स को ये चाहिए कि वो अपना डिसीजन खुद ले और उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना करे। डिज़ायर टू इस्टेब्लिश आइडेंटिटी, दे वॉन्ट टू क्रिएट देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी इन सोसाइटी एंड स्ट्राइव टू प्रूव देमसेल्व्स, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। टेंडेंसी टू इमिटेट, एडोलसेंट्स ऑफन इमिटेट देयर रोल मॉडल्स, फिल्म स्टार्स एंड सक्सेसफुल पीपल इन सोसाइटी, सक्सेसफुल लोगों को इमिटेट करते हैं। यहाँ पर फिल्म स्टार्स नहीं, फिल्म एक्टर्स लिखोगे आप। वी शुड स्टार्ट कॉलिंग देम फॉर व्हाट दे एक्चुअली आर। वो स्टार नहीं है, वो एक्टर है, ठीक है। स्टार वो लोग होते हैं जो हमारे लिए, जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, जो हमारे लिए कुछ करते हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, ठीक है। फिल्म एक्टर्स होते हैं, फिल्म जो करते हैं वो एक्टर होते हैं, वो स्टार्स नहीं होते हैं और ना ही वो हीरोज़ होते हैं, ठीक है। आपको टर्म्स को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। हाँ जी, यस। इमोशनल सेंसिटिविटी, इमोशंस आर इंटेंस एट दिस एज, मेकिंग देम इजीली इन्फ्लुएंस, आसानी से वो इन्फ्लुएंस किए जाते हैं क्योंकि वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो। डेवलपमेंट ऑफ सोशल अवेयरनेस, एडोलसेंट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम्स एंड शो इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन सोशल लाइफ। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें न्यूज़ पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता, राइट। मतलब काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है और ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ना है न्यूज़, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको न्यूज़ में इंटरेस्ट आने लगता है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर चेंजेस, ठीक है। एक्सप्लेन डिडक्टिव रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमंग द एडोलसेंट्स। डिडक्टिव रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स रीचिंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन बेस्ड ऑन जनरल रूल्स, जनरल रूल्स के हिसाब से एक कंक्लूजन पर पहुंचना, एक नतीजे पर पहुंचना। एडोलसेंट एट दिस स्टेज begin to understand cause and effect. They try to solve problems based on लॉजिक, किताबी ज्ञान की मदद से वो चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं और इफ देन वाली सोच को सोचना स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं ये नहीं करता तो ये हो जाता, अगर मैं ऐसे नहीं करती तो वैसे हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन, कि अगर आज वो कुछ ऐसा करेंगे तो कल उस चीज़ का उन पर क्या असर पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है उन चीज़ों के बारे में सोचना जो इमीडिएटली विजिबल नहीं है, जैसे फीलिंग्स, आइडियाज़, वैल्यूज़, फ्यूचर प्लान्स। एडोलसेंट्स बिगिन टू इमेजिन, सेट गोल्स एंड कंसीडर मोरल क्वेश्चंस, मोरल क्वेश्चंस को कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं। दे बिगिन टू थिंक डीपली अबाउट देयर लाइफ्स एंड सोसाइटी। शीला फाइंड्स आयरनिंग क्लोथ्स अ वेरी टायरिंग टास्क। शीला को कपड़ों को आयरन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। What type of fatigue does she experience while ironing clothes? कपड़ों को प्रेस करते हुए उसे किस प्रकार का फटीग होता है। राइट 6 पॉसिबल रीजंस फॉर दिस टाइप ऑफ फटीग, ठीक है।
Ironing clothes is a daily household task that unties. हाँ जी, ये फालतू है. Type of fatigue caused by ironing. Sheila is primarily experiencing physical fatigue because this task involves continuous standing hand movement and increased muscle use. शीला को फिजिकल फटीग हो सकता है क्योंकि इसमें खड़ा रहना पड़ता है, हाथों का मूवमेंट ज़रूरी होता है और मसल यूज़ भी ज़रूरी होता है. कौन से ऐसे 6 तरीके हैं जिससे ये टाइप का, कौन से 6 तरीके हैं, क्या क्या रीजंस हैं वो 6 जिससे ये फटीग हो सकता है. वर्किंग इन द सेम पोजीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय से खड़े रहकर या फिर बैठकर या फिर चौपाट मारकर एक ही टाइप की पोजीशन में बैठ के काम करना. ठीक है. कंटिन्यूस यूज ऑफ आर्म एंड शोल्डर मसल्स. नॉट हैविंग आयरनिंग टेबल एट एन अप्रोप्रिएट हाइट. अप्रोप्रिएट हाइट पर अगर आपका आयरनिंग टेबल नहीं होगा तो आपको जो है तो झुकना पड़ेगा या हाथों को ज़्यादा ऊपर करना पड़ेगा. नॉट टेकिंग रेस्ट और ब्रेक्स ना लेना. अगर आपकी आयरन जो प्रेस है वो बहुत ज़्यादा भारी है या बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो भी आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है. लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटनिंग इन द रूम. अगर प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटनिंग नहीं है तो उससे भी दिक्कत हो सकती है. 4 साल की तानिया जब वो ट्राइसिकल चला रही थी तो वो जानना चाहती है व्हेन हर न्यू बोर्न ब्रदर विल लर्न टू राइड बाइसिकल लाइक हर. 4 साल की तानिया साइकिल चलाते चलाते ये सोच रही है कि उसका जो भाई अभी अभी पैदा हुआ है वो उसकी तरह साइकिल कब चलाना सीखेगा. हमें उसे समझाना है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट बर्थ से लेके 3 साल की एज तक. हाँ जी. ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कैसे होती है बच्चों की? पहले 6 महीने की होती है, फिर 1 साल की, फिर 2 साल की, फिर 3 साल की. जब वो 0 से 6 महीने का होता है तो इस टाइम पे जो इन्फेंट है, इन्फेंट यानी कि बच्चा जो बिल्कुल अभी पैदा हुआ है जिसकी अपनी हैंड एंड लेग मूवमेंट ही कंट्रोल में नहीं होते. ठीक है. सबसे पहले 6 महीने के अंदर वो अपनी नेक को सपोर्ट करना सीखते हैं. आपने अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी को उठाया उनकी नेक बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती, वो बिल्कुल जेली की तरह होती है, किसी भी तरफ चली जाती है. ठीक है. लिफ्ट देयर हेड्स व्हाइल लाइंग ऑन देयर स्टमक. अपने पेट पर लेट कर वो अपनी नेक को सबसे पहले वो उठाना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नेक की मूवमेंट को समझते हैं और फिर वो अपने हाथ पैर हिलाते हैं. 1 साल का बच्चा वो बैठने लगता है सपोर्ट के साथ, रोल ओवर करना सीखता है और वो क्रॉल करना सीखता है एंड अटेम्प्ट्स टू स्टैंड, खड़े होने की कोशिश करता है. 1 से 2 साल का बच्चा चलने लगता है बिना सपोर्ट के. ठीक है. और क्लाइंब स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों को चढ़ना की कोशिश करता है. बॉल बनता है, रोल करता रहता है एंड पुशेस ऑब्जेक्ट्स को पुश करता है. 2 से 3 साल का बच्चा भागने लगता है, कूदने लगता है, क्लाइंब करता है स्टेयर्स को, डिसेंड करता है, ऊपर नीचे भागता है स्टेयर्स पे एंड मेक्स इनिशियल अटेम्प्ट्स एट राइडिंग अ ट्राइसिकल. ट्राइसिकल पता है कौन सी होती है? देखो ऐसी साइकिल जिसके ऐसे पहिए होते हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ पे इनके साइड में ऐसे 2 पहिए भी होते हैं, वो ट्राइसिकल होती है. ठीक है. सेवरल पीपल फील इल आफ्टर ईटिंग बेसन बर्फी फ्रॉम अ स्वीट शॉप. एक स्वीट शॉप से बेसन की बर्फी खाने के बाद कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं. विच टू अडल्ट्रेट माइट बी प्रेजेंट इन दिस बर्फी. स्टेट 4 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज अडल्ट्रेंट्स ऑन हेल्थ. हाँ जी. तो अगर किसी का भी ये क्वेश्चन देखकर बर्फ़ी खाने का मन कर रहा है तो थोड़ी देर रुको, आंसर जान लो, फिर देखना आपका मन करता है या नहीं. तो कुछ लोगों को बेसन की बर्फ़ी खाने के बाद उनका मन किया कि हम जो है वो बीमार हो गए. तो कौन सी वो 2 अडल्ट्रेंट है, कौन सी 2 ऐसी मिलावट की चीज़ें हैं जो बर्फ़ी के अंदर डाली गई है. हाँ जी. और 4 ऐसे हार्मफुल इफ़ेक्ट हमें बताने हैं जिन ये मिलावट वाली चीज़ें जो हमारी हेल्थ पर करती हैं. जी. तो सबसे पहले कौन से 2 अडल्ट्रेंट है? आर्टिफिशियल कलर, उसको पीला बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर उसके अंदर डाल सकते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे. रैंसिड एंड सिंथेटिक घी. वेजिटेबल ऑयल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पाम ऑयल, सस्ता एंड घटिया. टू रिड्यूस कॉस्ट. तेल को, सिंथेटिक घी को इस्तेमाल करेंगे या फिर आर्टिफिशियल उसके अंदर कलर डालेंगे. अब वो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? पेट में दर्द होना, उल्टी होना, डायरिया होना, एलर्जीज, स्किन रैशेस, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन लीवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. भाई जो चीज़ आपके सीधा लीवर को खतरा डाल रही है उससे ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ नहीं होती है. एंड ये जो लोग बात बात पे मेडिसिन लेते हैं कि चलो पैरासीटामोल खा लेते हैं
ठीक है। चलो कुछ कुछ और ले लेते हैं। जो बात बात पे दवाई लेते हैं उनका भी, भाई ये ड्रग्स है, ठीक है। आप जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, दवाई गोलियां, ये ड्रग्स की बनी होती है, ठीक है। ये कुछ ही लेवल तक आपकी बॉडी को फ़ायदा देती है। अगर ये आपकी बॉडी को 40% फ़ायदा दे रही है तो 60% ये नुकसान भी कर रही होती है। तो जो लोग सीधा कुछ भी होते ही जो दवाई लेने को भागते हैं, उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप जो दवाइयाँ खा रहे हो उससे आपकी बॉडी पे बुरा असर भी हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जितना, हमारे बड़े बुजुर्ग कितनी बार कहते हैं कि जितना हो सके इन गोलियों को अवॉइड किया करो, क्योंकि मेडिसिन सप्रेस, इट डजेंट इरेज द प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, जिनको शुगर होती है, उन लोगों की कभी जाती नहीं है। वो कहते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम कभी जा नहीं सकती, हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं। वो मेडिसिन उस शुगर को, आपकी तकलीफ को सिर्फ सप्रेस कर रही है, वो ख़त्म नहीं कर रही है। और जितना किसी भी घटिया चीज़, कितनी भी बुरी चीज़ को अगर आप सप्रेस करोगी तो एक टाइम पे वो फट के बाहर निकलेगी, एंड वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए यू शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट टेकिंग मेडिसिन बिल्कुल आखिरी ऐसा होना चाहिए कि अब कुछ ऑप्शन नहीं है, अब तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज ज़िंदगी मौत का सवाल है, अदरवाइज मत लो, ठीक है। इंक्रीज रिस्क, ऐसा नहीं है कि हर एक दवाई बुरी होती है, बट अगर कोई चीज़ आपका फ़ायदा कर रही है तो ऑब्वियसली वो नुकसान ही कर रही है, क्योंकि ये मैन मेड चीज़ है, ठीक है। भगवान ने तो बनाई नहीं है। क्या चीज़ें हैं जो आपको कभी नुकसान नहीं कर सकती? नेचर की बनाई हुई चीज़ें, जड़ी बूटियाँ हैं, नीम के पत्ते हैं, इनको खा लो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। एप्पल खाओ कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। और जिनको तकलीफ है, हर एक चीज़ का एक नेचुरल सॉल्यूशन होता है, इस जस्ट आपको ढूंढना आना चाहिए। एंड आज की इंटरनेट की दुनिया में तो मुझे लगता है कि आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। अच्छा, सबसे पहला हमारा क्या था? उल्टी होना, पेट में दर्द होना, एलर्जीज हो सकती है आपको, आपके लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, और सीरियस डिजीज़ विद प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन, जितने लंबे समय तक उस चीज़ को लोगे उतना ही बुरा असर आपके शरीर पर होगा, सीरियस दिक्कत हो सकती है। प्रिपेयर अ चेकलिस्ट ऑफ 8 प्रिकॉशंस दैट अ पर्सन प्रिपेयर। हमें बोला गया है कि 8 ऐसे प्रिकॉशंस सॉरी 8 ऐसे प्रिकॉशंस जो एक इंसान को लेना चाहिए ताकि वो फूड हाइजीन का ध्यान रख सके किचन में, क्योंकि वो खाना भी सर्व कर रहा है। तो भाई वो कौन सी 8 हाइजीन है? फिर से वही चीज़ें, हाथों को हमेशा आपने साफ रखना है, नाखून को छोटा रखो, बाल ढक के रखो, अच्छा आपका एप्रन और आपके कपड़े साफ होने चाहिए। कफिंग या फिर स्नीजिंग करते वक्त अपने जो है मुंह को कवर करना है, हाथों को फिर धोना है, अपने बालों को ढक के रखना है, ठीक है। डू नॉट प्रिपेयर फूड व्हेन यू आर सिक, बीमार होते वक्त खाना नहीं बनाना है आपने। कीप योर फूड कवर्ड व्हेन इट इज़ सर्व इट इन क्लीन यूटेंसिल्स, साफ बर्तनों में खाना बनाना है और साफ बर्तनों में खाना परोसना है। अवॉइड टचिंग मोबाइल फोन और डर्टी ऑब्जेक्ट्स वाइल कुकिंग, ठीक है। कविता इज अ प्रेग्नेंट वुमन, What 2 things should she keep in mind while planning her diet? अपनी डाइट को प्लान करते हुए कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए? Plan a nutritious breakfast for her and mention any 3 nutrients obtained from it. हाँ जी, 2 things to keep in mind while planning the diet. The diet should be balanced होनी चाहिए, ठीक है, including all essential nutrients such as protein, calcium, iron, vitamins, minerals. हर एक चीज़ से भरपूर होना चाहिए। खाना फ्रेश होना चाहिए, साफ होना चाहिए, आसानी से डाइजेस्ट हो सके, और शुड बी कंज्यूम्ड एट शॉर्ट इंटरवल्स थ्रू आउट द डे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर दो घंटे में वो कुछ खाई जा रही है, ठीक है। हमारी बॉडी, प्रेग्नेंट और नॉट, हमारी बॉडी को जो है खुद, हमारी बॉडी जो है एक सेल्फ क्लीनिंग ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। हमारी बॉडी सेल्फ क्लीनिंग है, हमें किसी थर्ड पार्टी की, थर्ड ड्रग्स की, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है अगर हम अपनी बॉडी को हील करने का टाइम दे तो कविता को मैक्स टू मैक्स, इफ़ शी इज़ अ प्रेग्नेंट वुमेन, शी शुड ईट 4 times a day, ठीक है, ताकि वो जितनी भी उसे ज़रूरत है वो पूरी कर सके। और अ नॉर्मल पर्सन शुड ईट 2 to 3 times a day, ठीक है। हाँ जी। अब न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है? 1 दूध का गिलास, ठीक है। ब्राउन ब्रेड इज़, हाँ ठीक है, ब्राउन ब्रेड लिख सकते हैं, बट वेजिटेबल पराठा इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पनीर जी, फ्रूट,
एंड अ हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स, पहले तो ये ड्राई फ्रूट्स नहीं होते, ये नट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट नहीं नट्स आएगा। हाँ जी, 3 न्यूट्रिएंट्स ऑब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ब्रेकफास्ट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन। आयरन ताकि उनको एनीमिया ना हो, ठीक है, कैल्शियम हड्डियां मजबूत करने के लिए, प्रोटीन बच्चे की और माँ की सेहत के लिए। रवि वर्क्स इन अ सिटी अवे फ्रॉम हिज फैमिली। रवि अपने परिवार से दूर रहता है और अपना खुद का खाना बनाता है। तो उसे कोई भी 4 फूड ग्रुप्स बताओ और उनमें से एक फूड आइटम को इंक्लूड करो इन ईच ग्रुप। हाँ जी, 4 फूड ग्रुप कौन से होते हैं? सीरियल ग्रुप, पल्सेस एंड प्रोटीन ग्रुप, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ग्रुप, फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, ठीक है। हाँ जी, सीरियल ग्रुप से क्या होगा? शरीर को शक्ति मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। पल्सेस एंड प्रोटीन से क्या होगा? ग्रोथ होगी और रिपेयर होगी बॉडी का, ठीक है। दूध से शरीर में ताकत आएगी और फल और सब्जियों से विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। वन एग्जाम्पल फॉर ईच। सीरियल ग्रुप आटा हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। पल्सेस और प्रोटीन चिकपी, लेंटिल्स, ठीक है। मिल्क ग्रुप दूध लिख दो, पनीर लिख दो, एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एप्पल लिख दो, ठीक है। व्हेन यू took out a white cotton shirt from your wardrobe to wear, you found a stain on it. How would you identify this stain? Classify the stain based on their origin. How to identify the stain? स्टेन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? रंग को देखकर कि वो किस प्रकार का उसका रंग है, उसकी स्मेल कैसी है, कहीं वो ऑयली तो नहीं, और उस सरफेस को टच कर क्योंकि स्मूथ है या रफ है, आप टेक्सचर को देखकर भी उसका टाइप बता सकते हो। अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोप टू सी द स्टेन डिजॉल्व। अगर स्टेन डिजॉल्व हो रहा है तो वो कौन सा हो रहा है? डिजॉल्व हो रहा है, यानी ऑब्जर्व वेदर द स्टेन हैज पेनिट्रेटेड डीप इनटू द फैब्रिक। और यहाँ पे ये भी देखना है कि जैसे जो इंक स्टेन है वो काफ़ी ज़्यादा डीप इनटू द फैब्रिक चला जाता है, वो सरफेस पे है या फैब्रिक के अंदर घुस चुका है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा। क्लासिफिकेशन, ऑयल और ग्रीस स्टेन है तो घी ऑयल बटर होगा, कलर्ड है तो टी कॉफ़ी इंक होगा, प्रोटीन स्टेन है तो दूध होगा, मिल्क केमिकल स्टेन है तो रस्ट वगैरह होगा। List the fabric food groups. Also name one nutrient present in each of the 3 food groups. हमें बेसिक फूड ग्रुप्स बनाने हैं और हर एक न्यूट्रिएंट को नेम रखना है प्रेजेंट इन एनी ऑफ द 3 फूड ग्रुप्स। हाँ जी, तो सीरियल ग्रुप फही, मिल्क, वेजिटेबल, फैट एंड शुगर ग्रुप। सीरियल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस एंड प्रोटीन, मिल्क लिख दो, ठीक है, नहीं सॉरी, पल्सेस एंड प्रोटीन में लेंटिल दाल लिख दो, ठीक है, चिकपी लेंटिल लिख दो। मिल्क ग्रुप में कैल्शियम, स्ट्रेंथन द बॉन्स। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? गिव योर मदर 6 सजेशंस ऑन हाउ शी कैन प्लान अ बैलेंस डाइट फॉर द फैमिली यूजिंग डिफरेंट फूड ग्रुप्स। बैलेंस डाइट क्या होती है और आप अपनी मम्मी को 6 से सजेशंस दो जिससे वो एक बैलेंस डाइट अपने परिवार के लिए प्लान कर सके। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है होते हैं उसके अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, फाइबर एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज़ के अंदर हो, जो हमारे शरीर की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे और हमारी एनर्जी, ग्रोथ और प्रोटेक्शन दे, ठीक है। तो 6 सजेशंस क्या? इंक्लूड ऑल फूड ग्रुप्स इन द डेली मील्स। सभी ग्रुप्स को मिलाओ, ठीक है। सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, लीफी ग्रीन्स, हरी पत्तों वाली सब्जियां डालो, सीजनल फ्रूट खाओ, ठीक है। अवॉइड फ्राइड और जंक फूड नहीं खाना, बाहर का तला हुआ खाना नहीं खाना। खाना फ्रेश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। एडजस्ट द डाइट अकॉर्डिंग टू द एज। हर एक इंसान की उम्र और ज़रूरतों के हिसाब से उनको देना चाहिए, ठीक है। आपने अपने छोटे भाई को कहा कि जाके मार्केट से हल्दी लेके आओ। द टर्मरिक पाउडर ही बॉट इज एक्सेसिवली ब्राइट इन कलर। कुछ ज़्यादा ही ब्राइट कलर है उसका। आइडेंटिफाई द अडल्ट्रेट कलर दैट माइट हैव बीन एडेड टू द टर्मरिक पाउडर। स्टेट 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ। उनके ऊपर क्या बुरा असर हो सकता है हमारे शरीर पर उनकी वजह से। और 2 ऐसे तरीके कि जो अडल्ट्रेट फूड आइटम्स हैं वो मार्केट से ना खरीदें आप। तो पॉसिबल अडल्ट्रेंट हो सकता है मेंटेनिल येलो,
ठीक है। मेंटेनिल येलो, येलो मीन्स हल्दी, तो मेंटेनिल येलो उसके अंदर हो सकता है जो कि अननेचुरली उसको ब्राइट करता है। मेंटेनिल येलो क्या है, आर्टिफिशियल कलर है। दो ऐसे हार्मफुल कलर्स, हार्मफुल क्या हो सकता है, पेट में दर्द, उल्टियाँ, और लॉन्ग टर्म कंजम्पशन क्या हो सकता है, हमारे लीवर और नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है। कैसे अवॉइड करें, हमेशा खाने को बंद पैकेट्स में आपने खरीदना है, सर्टिफाइड शॉप से, FSSAI से, या फिर हल्दी की गांठें जिनके अंदर कोई मिलावट नहीं हो सकती है उनको खरीदो और घर पे पीस लो, ठीक है। हाँ जी। अनयूजुअल स्मेल अगर किसी भी चीज़ की हो तो उनको नहीं खरीदना, और एक्सेसिवली ब्राइट हो तो उनकी भी नहीं खरीदना है। व्हाट 4 अनएथिकल प्रैक्टिसेस डू द शॉपकीपर्स अडॉप्ट टू चीट देयर कस्टमर्स, गिव 4 सजेशंस टू कस्टमर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम सच प्रैक्टिसेस। 4 माल प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय द शॉपकीपर्स। अडल्ट्रेट फूड आइटम्स बेचना, ठीक है। हाँ जी। गलत वेट माप के देना, एक्सपायर्ड और बुरी मतलब कि सबस्टैंडर्ड यानी कि एक्सपायर्ड आइटम को नई डेट लगा के चिपका के बेच देना, ठीक है। फॉल्स एडवर्टाइजिंग से अपने सामान को बेचना, अब है तो वो मिलावट का सामान लेकिन 100% प्योर करके बेच दिया, ठीक है। जैसे रियल जूस है हमारे यहाँ पे, लोग बड़े चाव से पीते हैं, वो रियल का एक जूस आता है बोतल के अंदर, हर प्रकार के जूस होते हैं जो बेसिकली वाटर प्लस शुगर प्लस आर्टिफिशियल कलर्स प्लस आर्टिफिशियल टेस्ट होता है, और हमारे लोग बड़े खुश होकर उस जूस को पीते हैं ये सोच के कि वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। 4 सजेशंस क्या, करेक्ट वेट और मेजरमेंट्स को देखो, ये देखो कि FSSAI का मार्क है या नहीं, ठीक है। FSSAI मार्क भी अगर वैसे रियल लाइफ में देखो तो कहीं पे भी लोग खरीद सकते हैं, तो ये भी नहीं, आपको इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर निर्भर रहो और इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो, ठीक है। कंप्लेन करो कंज्यूमर फोरम पे अगर फ्रॉड है तो। अब कौन सी ऐसी 4 दिक्कतें हैं जो कंज्यूमर्स फेस करते हैं रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स दे यूज, इन द कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्म देम अबाउट द 2 ऑफ देयर राइट एंड 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 2 हक और 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ। कौन सी 4 दिक्कतें हैं, मिलावट का खाना या फिर मतलब डुप्लीकेट सामान बेचना, मिलावट का खाना, गलत वेट माप के दे देना, और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करना, 100% प्योर दिखा के बुरी चीज़ों को बेचना। अब 2 क्या कंज्यूमर्स के राइट होते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को हक है पूरा जानने का, पूरा हक है उन्हें जानने का कि वो क्या चीज़ खा रहे हैं और जो चीज़ वो खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या मिलाया गया है। राइट टू कंप्लेन, अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का धोखा हुआ है तो उन्हें पूरा हक है उस चीज़ को कंप्लेन करने का, ठीक है। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, टेकिंग एंड कीपिंग द बिल वाइल शॉपिंग, शॉपिंग करते वक्त बिल को अच्छे से समेट कर बैग में डाल लो। क्वालिटी डेट और सर्टिफिकेशन मार्क को चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट अगर आप ले आते हो तो किसी और की गलती नहीं होगी। कौन से वो आप 8 प्रिकॉशंस लेंगे अपने महंगे कपड़ों पर से दाग हटाने के लिए, तो क्या लेंगे, ट्राई टू क्लीन, जल्द जितनी जैसे ही स्टेन लगे उसको वैसे ही साफ करने की कोशिश करो, ठीक है। पहले इनकंस्पिशियस एरिया पे यानी कि आपके शर्ट का या फिर आपके कपड़े का कोई ऐसी जगह जो कि विजिबल ना हो तो वहाँ पर सबसे पहले स्टेन रिमूवर को टेस्ट करके देखो, फिर उसको यूज़ करो। गर्म पानी नहीं, ठंडे पानी से यूज़ करो क्योंकि गर्म पानी से स्टेन जो है वो सेट हो जाता है। माइल्ड सोप और डिटर्जेंट यूज़ करना है आपने। फैब्रिक को विगरसली यानी कि ऐसे टाइटली नहीं उसको रब करना है, जेंटली करो, आराम आराम से, ठीक है। वॉश द गारमेंट फ्रॉम रिवर्स साइड वाइल रिमूविंग द स्टेन, रिवर्स में उस कपड़े को धो स्टेन निकालते समय, और केमिकल या फिर डेलिकेट फैब्रिक नहीं यूज़ करना है आपने, और जो गारमेंट है उसको धूप में सुखाना है ताकि वो बिल्कुल ही सॉरी चला जाए। द कलर ऑफ योर वुलन मफलर हैज़ फेडेड वाइल रिमूविंग स्टेन्स, स्टेन रिमूव करते करते आपके मफलर का रंग ही उड़ गया है। क्या 8 ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ होगा। गर्म पानी यूज़ किया होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट या ब्लीच यूज़ किया होगा, बहुत ही बुरे तरीके से उसको रगड़ के आपने यूज़ किया होगा,
उसको रब किया होगा, ठीक है। कलर फास्टनेस को टेस्ट नहीं किया होगा आपने। केमिकल अनसुटेबल फॉर वुलन फैब्रिक्स, ठीक है, उसको सोप में और पानी में बहुत लंबे समय तक भिगो के रख दिया होगा। जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग सनलाइट में उसको सुखाने की कोशिश की होगी और वर्स्ट टेम्परेचर पर उनको प्रेस किया होगा, ठीक है। गीता एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ फैटीग व्हाइल डूइंग हाउसहोल्ड चोर्स। घर के काम करते करते गीता बहुत ज़्यादा थक जाती है। क्या ऐसे 4 कारण हो सकते हैं और कि वो इतना थक रही है, और 4 ऐसी चीज़ें बताओ जिससे वो अपनी शक्ति को बचा के रख सके। तो भाई क्या रीज़न है? लगातार काम कर रही होगी लंबे समय तक, गलत पोस्चर के अंदर काम कर रही होगी, उसकी पोजीशन ठीक नहीं होगी, ठीक है, बैलेंस डाइट और पानी नहीं पी रही होगी, ठीक है, और लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वर्क। क्या 4 सजेशन है? पहले प्लान करो और ऑर्गेनाइज करो काम को, छोटे छोटे ब्रेक लेते रहो, करेक्ट हाइट और मेंटेन पोस्चर रखो, और खूब सारा पानी पियो और अच्छा खाना खाओ। फूड अडल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं? इन विच 2 फूड आइटम्स इज मेंटेनल येलो अडल्ट्रेट, व्हाट आर 4 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑन आवर हेल्थ फ्रॉम कंज्यूमिंग सच अडल्ट्रेट फूड। मेंटेनल येलो एक कलरिंग एजेंट होता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जिसको हल्दी के अंदर मिलाया जाता है, जो कि हल्दी का कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर देती है, अनयूजुअली ब्राइट कलर कर देता है, ठीक है। तो हमारी हेल्थ पर क्या नुकसान हो सकते हैं? दोबारा से देखो कितने सारे क्वेश्चंस इसी के अंदर रिपीट हो रहे हैं। फूड अडल्ट्रेशन का मतलब है चीप या फिर फेक हार्मफुल सब्सटेंसेस को आपके खाने के आइटम्स के अंदर मिलाना, ताकि वो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ा सके, क्वालिटी खराब कर सके। इन विच 2 फूड आइटम्स आर मेंटेनल येलो अडल्ट्रेट, टर्मरिक हल्दी के अंदर मिलाया जाता है, और पल्सेस यानी कि चना दाल के अंदर। हाँ जी। 4 एडवर्स: पेट में दर्द, वॉमिटिंग, लीवर और किडनी पे फर्क पड़ना, स्किन एलर्जीज होना, लंबे टाइम तक नर्वस सिस्टम को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। 4 ऐसे मेजर रोल ऑफ वेंटिलेशन इन द किचन क्या होंगे? एयर को साफ रखता है, स्मोक और गैसेस को बाहर निकलता है, ठीक है, मोल्ड और बैड ओडर को जो है प्रिवेंट करता है, मॉइस्चर और स्टीम कम करने के, किचन को कूल और कंफर्टेबल रखता है, नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर को एंटर करवाता है, मेकिंग इट ईजियर टू वर्क। ड्यूरिंग अडोलसेंट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स एक्सपीरियंसेस रैपिड ग्रोथ इन फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकली काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो ग्रोथ कर रहा है, रिजल्टिंग इन सेवरल नोटिसेबल चेंजेस इन देयर बॉडी। डिस्क्राइब एनी 4 ऑफ दीज चेंजेस इन डिटेल, ठीक है। मेजर फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग अडोलसेंट: रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। बहुत जल्दी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे और अचानक से वो इतने बड़े, लाइक आपने 6 महीने के अंदर आप देख रहे हो 5 फुट 2 इंच के बच्चे अचानक से 5 फुट 11 इंच के हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे चेंजेस आना, अचानक से ग्रोथ स्पर्ट हो जाना। हाथ और पैर पहले बढ़ते हैं, फॉलोड बाय रेस्ट ऑफ द बॉडी। वेट जो बढ़ जाता है क्योंकि हमारी बोन्स और मसल्स जो वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। डेवलपमेंट इन सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स: बॉयज़ के अंदर अ डीप वॉइस, उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, फेस पे बाल दाढ़ी वगैरह आ जाती है, उनके शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं। गर्ल्स की ब्रेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाती है, एंड वाइडनिंग ऑफ देयर हिप्स एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन ओकर, उनके पीरियड्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी: शरीर के ऊपर बाल, आर्मपिट्स के अंदर बाल आने लग जाते हैं, प्यूबिक एरिया पे हेयर्स आने लग जाते हैं, बॉयज़ के फेस पे बाल आने लग जाते हैं। दिस इज़ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। उनके चेंजेस इन स्किन एंड ग्लैंड्स: द ऑयल ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव। देखो आपने देखा कि अडोलसेंट में आने के बाद कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा पिंपल होने लगता है क्योंकि ऑयल ग्लैंड उनके एक्टिव हो रहे हैं, जिससे एक्ने और ज़्यादा स्वेटिंग हो सकता है और उनसे बॉडी ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। रिया 14 साल की लड़की, उसे जो है एक्सपीरियंसेस वेरियस सोशियो इमोशनल चेंजेस। डिस्क्राइब एनी 4 सच इन डिटेल। हाँ जी, तो चलो भाई, इमोशनल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एट दिस एज, इमोशंस फ्लक्चुएट रैपिडली। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। एक मोमेंट वो सैड है, अगले ही पल उसे गुस्सा आ रहा है, फिर उसे रोना आ रहा है क्योंकि उसे रोना उसे इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे नहीं पता उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। कभी कभी आपने खुद के साथ ये नोटिस किया होगा, आपको गुस्सा आ रहा है बट आपको पता नहीं है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, किस चीज़ पे आप गुस्सा हो ये नहीं पता, बट आपको गुस्सा आ रहा है।
ठीक है। सर्च फॉर सेल्फ आइडेंटिटी जो है, रिया वो सोचना शुरू कर देती कि वो है कौन, वो क्यों स्पेशल है, उसका क्या काम है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, वो अपनी एबिलिटीज़ को अपनी यूनिक आइडेंटिटी को बनाना चाहती है। दोस्तों की इन्फ्लुएंस बढ़ने लगती है। आप अपने आसपास जैसे जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो, आप बिल्कुल वैसे ही बनने लग जाते हो, दोस्तों को देखकर, परिवार को देखकर। ठीक है, हाँ जी। सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, टीनेजर्स वांट टू मेक देयर ओन डिसीजंस, समटाइम्स डिसरिगार्ड द एडवाइस ऑफ एल्डर्स एंड बिगिन टू वैल्यू देयर इंडिपेंडेंस। कभी कभी बड़ों की बात नहीं मानते, उन्हें लगता है कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, और खुद की बात को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, बट बड़ों की बात ना सुनना, आप उनका एडवाइस ले सकते हो, उसके ऊपर बैठ के सोचो, थोड़ा सा उनको अप्लाई करो, खुद की सोच होना भी ज़रूरी है। या Bharat is a factory worker who lives with his wife and teenage children. What 4 factors should they consider when planning meals for the family? 4 फैक्टर्स। नेचर ऑफ वर्क, किस प्रकार का काम भारत करता है, फिजिकल लेबर करता है, तो उसकी जो डाइट है वो एनर्जी गिविंग फूड से भरी होनी चाहिए, यानी कि ग्रेन्स, फैट्स, ग्रेन्स में आटा, यानी कि चपाती काफ़ी ज़्यादा खाए, फैट्स, घी बहुत ज़्यादा खा सकता है, और वो शुगर भी, यानी कि मीठा भी काफ़ी ज़्यादा खा सकता है, उसको एनर्जी मिलेगी। उम्र पर फर्क पड़ता है भाई, भारत की क्या उम्र है, उसकी बीवी की क्या उम्र है, उसके बच्चे की क्या उम्र है, उसके हिसाब से उनकी बॉडी की नीड्स को पता किया जा सकता है। इकोनॉमिक सिचुएशन, उनकी फैमिली की इनकम के बेसिस पे उनके न्यूट्रिशंस को देखा जाना चाहिए भी। अगर वो ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं तो वो प्रोटीन रिच कैसे करेंगे, वो चिकपी, लेंटिल्स खा सकते हैं, चना दाल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ठीक है। हेल्थ स्टेटस, भाई उनके परिवार में किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, अगर है तो उसके हिसाब से फिर उनकी डाइट चेंज हो जाती है। यू आर एक्सपीरियंसिंग साइकोलॉजिकल फटीग वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। आपको साइकोलॉजिकल, यानी कि आपको दिमागी फटीग हो रहा है, आप दिमाग से बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। कौन से 2 तरीके हैं इस फटीग को कम करने के लिए, और कौन से 2 तरीके हैं कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द इफेक्टिव स्टडी। रेगुलर रेस्ट और रिक्रिएशन, छोटे छोटे ब्रेक लो पढ़ते वक्त, एक्सरसाइज करो, मज़ा आना चाहिए उस टाइम के बीच में, कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिले, फ़ोन वगैरह से दूर रहो, ये आपकी खुशी को कम करता है। स्टडिंग विद अ टाइम टेबल के साथ पढ़ो। ठीक है। 2 ways टू क्रिएट अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट, चूजिंग अ क्वाइट एंड ऑर्गेनाइज प्लेस। जितनी ज़्यादा साफ सफाई आपके चारों तरफ रहेगी, उतने ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे। जितनी ज़्यादा अगर बिखरा हुआ आपके पास आसपास सामान रहता है, उतने ही ज़्यादा आप खुद से जम्बल्ड होते हैं। ठीक है। प्रॉपर लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन, साफ हवा का कमरे के अंदर आना जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिस्क्राइब एनी 4 circumstances अंडर विच FSSAI कैन कैंसल फूड वेंडर्स लाइसेंस। क्या है FSSAI की फुल फॉर्म, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ। 1 marks क्वेश्चन, 2 marks क्वेश्चन, 3 marks क्वेश्चन, तीनों वीडियो में बार बार मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई है। अब जिस भी स्टूडेंट को FSSAI की फुल फॉर्म आती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताए। हाँ जी। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, खाने वाली चीज़ों के अंदर अडल्ट्रेशन करना, मिलावट करना बुरी चीज़ों की। अनहाइजीनिक और अनसेफ फूड को बेचना, प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड मिसलेबलिंग, 100% रियल बताते हुए मिलावट की जूसेस बेचना या फिर किसी मिलावट वाली फ्रूट्स को बेचना। रिपीटेडली वायलेटिंग FSSAI रेगुलेशंस को, रूल्स को बार बार तोड़ना भी उनका लाइसेंस कैंसिल करवा सकता है। 15 साल की यशलीन becomes furious when her parents didn't allow her to go to a party. What 4 possible reasons for this type of behavior in teenagers? क्या पॉसिबल बिहेवियर्स हो सकते हैं? हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदल रहे हैं, तो इमोशनली इंस्टेबिलिटी और इरिटेबल, एंड क्योंकि वो एक स्टेबल कंडीशंस में नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इतना कुछ चल रहा होता है, तो वो कभी कभी नहीं समझ पाते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें क्यों मना कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, खुद का काम खुद करना है, मेरी लाइफ पे कोई और रूल नहीं कर सकता, ऐसी विचार को जो है वो करते हैं। और हमारे पेरेंट्स भी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो हमें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस, अगर मेरे दोस्त पार्टी में जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती। वी आर सेम एज, वी आर इन द सेम स्कूल, सो वाई मी, ये भी जो है एक रीज़न हो जाता है। सर्च फॉर सेल्फ आइडेंटिटी, बच्चे जो टीनेजर्स हैं वो खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि
अगर उनकी मांगे पूरी ना हो तो वो अपने गुस्सा फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। सार्थक एक प्रोजेक्ट पर पिछले 6 महीनों से काम कर रहा है एंड हिज इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म फॉर इट इज़ नाउ वेनिंग। 6 महीने से काम कर रहा है और उसे जिस उत्साह के साथ उसने वो काम शुरू किया था, अब वो उस उत्साह बचा नहीं है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फटीग ही इज एक्सपीरियंसिंग, गिव वन रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ फटीग, गिव हिम 2 suggestions to reduce this fatigue. The type of fatigue he is experiencing is psychological fatigue, दिमागी fatigue, दिमागी थकावट उसे हो रही है। कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग द सेम टास्क फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट चेंज और रेस्ट, बिना कुछ नया देखे रोज उसी काम को करना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। 2 सजेशंस, क्या बीच बीच में ब्रेक लो, एंगेज करो, एक्टिविटीज़ करो, ठीक है। वेराइटी ऑफ वर्क, अलग अलग प्रकार का काम अपने स्केड्यूल में लाने की कोशिश करो। Food hygiene includes cleanliness in preparation, cooking and serving of food. In this regard, give 2 reasons why cleaning cooking with utensils is important. What 2 things will you keep in mind to maintain food hygiene when buying fresh packaged food items? भाई बर्तनों को साफ करना क्यों ज़रूरी है? बैक्टीरिया, गंदे बर्तनों पर बैक्टीरिया बहुत जल्दी लगता है। अगर आप अपने घर पे भी देखोगे तो एक काम करना, जैसे आज जिस कढ़ाई में आपकी मम्मी ने सब्ज़ी बनाई है उस कढ़ाई को बिना धोए और अपने जो है आप उसे होल में रख दो, ठीक है, उसको गंदे का गंदा रख दो। 2 दिन बाद आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट मिलेंगे, गंदगी के अंदर वो आते हैं उस गंदगी को साफ करने के लिए और फिर वो आपके बर्तनों में घुस जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लीन यूटेंसिल्स मेंटेन क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ फूड बेटर। हाँ जी, जितना साफ बर्तन होगा, जैसा आप टेस्ट चाहते हैं फूड का वैसा ही आएगा, ठीक है। कौन से 2 प्रिकॉशंस? व्हेन बाइंग द फ्रेश फूड आइटम्स, चेक देयर फ्रेशनेस, कलर एंड स्मेल। पैकेज फूड आइटम्स, ऑलवेज चेक एक्सपायरी डेट एंड FSSAI मार्क। अवॉइड बाइंग ओपन और कट फ्रूट आइटम्स, ओनली बाय क्लीन एंड रिलायबल शॉप्स, ठीक है। हाँ जी, 30वां सवाल है, द फूड प्लानिंग प्रोसेस रिक्वायर द स्किल ऑफ क्रिएटिवली यूजिंग लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स इन द किचन। स्किल ऑफ क्रिएटिविटी जब आती है जब आप बचे हुए खाने को किचन के अंदर दोबारा उसका कुछ नया बना सके। इन सपोर्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, एक्सप्लेन एनी 3 अदर इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्लानिंग। सजेस्ट 2 ways टू यूज लेफ्ट ओवर राइस फ्रॉम अ प्रीवियस नाइट द नेक्स्ट डे। रात का बचा हुआ राइस जो है, जो चावल है, उसे आप अगले दिन कैसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि लेट मी गिव यू, जो राइस है वो रात का बचा हुआ आपको कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि राइस जो है वो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट गिविंग ग्रेन होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी डेवलप होता है, ठीक है। पका हुआ राइस कभी भी आप उसको रात को छोड़ने के बाद आपने फ्रीज़र में रखा है, कहीं पे भी रखा है, अगर आप उसे सुबह माइक्रोस्कोप में डाल के देखेंगे राइस के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं। तो आपको उसे कभी भी 4 घंटे से ज़्यादा पका हुआ राइस कभी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है आपकी बॉडी एंड आपके स्टमक के लिए, ठीक है। लूज मोशंस लग जाते हैं कुछ लोगों को, एंड ये यूजुअली जब आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग को देखोगे तो उनको ऐसा होगा, क्योंकि वो मतलब कि पूरी रात उसका वो फर्मेंट हो जाता है, ठीक है, वो सड़ जाता है रात में, आपको पता नहीं लगता, उसका ओडोर, उसकी स्मेल बाद में आती है, बट वो ख़राब हो जाता है पूरी रात में। तो अगर मैं पर्सनली अगर आपको सजेस्ट करूँ, यू शुड नेवर ईट राइस, आपको कभी नहीं खाना चाहिए, और अगर खा रहे हो तो बिल्कुल ताज़ा बनाया हुआ खाओ। अगर रात का बच गया तो उसे फेंक दो, कोई ज़रूरत नहीं है थोड़े बहुत बचे हुए चावल के लिए अपना पेट खराब करने की। हाँ जी, ये तो उनके लिए था जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब भी जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको मतलब जिनके पास ऑप्शन नहीं होता कि उन्हें पेट भरना है तो ये खाना ही पड़ेगा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। मील प्लानिंग के 3 समय और पैसा बचेगा, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी परचेजेज और आपकी जो है वो बच जाएंगे। एंश्योर्स बैलेंस डाइट। मील प्लानिंग अलाउज फॉर द इंक्लूजन ऑफ ऑल फूड ग्रुप्स, प्रोवाइडिंग द फैमिली विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रिड्यूसेस food waste. Proper planning minimizes food spoilage and effective use of leftovers. 2 ways to use leftover rice. Leftover rice can be fried rice और vegetable पुलाव बना लो, या फिर राइस पराठा, राइस उपमा, कटलेट आप बना सकते हो। और यहीं पर ख़त्म होता है आपकी 4 मार्क्स वाली क्वेश्चन की वीडियो।
ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का सजेशन है कि आपको कोई डाउट है, कोई टाइप की आपको वीडियो बनवानी है अर्जेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक नीड को केटर करने की। ठीक है, मटेरियल हम आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा क्योंकि पेपर आपको देना है। ठीक है, आपके लिए हर एक चीज़ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ आप हम पर छोड़ दो। आई होप आपको पसंद आएगी। 9 to 12 सीबीएसई बोर्ड की किसी भी प्रकार की वीडियोस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इजी भाषा में, दोनों के दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी, ज़ीरो कन्फ्यूजन के साथ आपको यहाँ पर सभी वीडियोस इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे आई होप आप उसे लाइक करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, फोकस्ड रहो। एग्ज़ाम बहुत आसान सब्जेक्ट है होम साइंस, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान है इसे क्रैक करना। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सेम ही क्वेश्चंस हैं, लगभग एक ही बात को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कुछ नया नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फोकस्ड होकर एक बार ध्यान से इस वीडियो को देख लो, दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड दैट्स इट फॉर टुडे।